हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी विद मी। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी साइंस एंड टेक का चैप्टर 4। आज हम समझेंगे अंतरिक्ष के बारे में। सबसे पहले स्थापना होती है इनकोस्पर की, जो कि पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था। 1962 में सबसे पहले इनकोस्पर की स्थापना होती है, जो कि अंतरिक्ष से जुड़ा हुआ एक संस्था है, एक अनुसंधान है। उसके बाद 1969 के अंदर 15 अगस्त 1969 के अंदर इसका नाम बदलकर इसरो रखा गया और इसमें कुछ डेवलपमेंट भी किए गए। और इसरो की स्थापना करने वाले थे विक्रम अम्बालाल साराभाई। ये विक्रम इसरो के संस्थापक हैं और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इनका सहयोग किया था। उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। विक्रम अम्बालाल साराभाई के कहने पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस अनुमोदन को स्वीकृति दी थी। अगर बात करें इसरो की, तो पूरे विश्व के अंदर अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से जुड़ी हुई जो संस्थाएं हैं, जो अंतरिक्ष से संबंधित कार्यभार संभालती है, उन संस्थाओं में पूरे विश्व में इसरो नंबर 5 पर आता है। पहले सिर्फ कुछ सरकारी कंपनियां ही अंतरिक्ष से संबंधित कार्यभार देखती थी। जैसे जैसे समय बीत रहा है, सरकारी संस्थाओं के साथ साथ निजी कंपनियां भी हैं जो कि अंतरिक्ष से जुड़े हुए कार्यों में संलग्न हैं। जैसे कि ध्रुव स्पेस, ये सैटेलाइट बनाने में सहयोग करती है। 2012 में इसकी स्थापना हुई थी। पिक्सल, जो कि 2019 में स्थापित है, ये अर्थ इमेजिंग सैटेलाइट बनाने में सहयोग करती है। उसके बाद है स्पेस ओवर कॉर्प, जो 2023 में बनी है और ये अंतरिक्ष में रिसर्च करने से संबंधित कंपनी है। अगर बात करें विक्रम एस रॉकेट की, जिसका नाम है प्रारंभ, ये रॉकेट भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट लॉन्च है। यानी कि पहली बार किसी प्राइवेट कंपनी ने रॉकेट लॉन्च बनाया है जिसका नाम है प्रारंभ, और इसे विक्रम एस रॉकेट कहा जाता है, जो कि विक्रम अम्बालाल साराभाई के नाम पर इसका नाम विक्रम एस रखा गया है, जो कि स्काई रूट एरोस्पेस कंपनी द्वारा बना है। और इससे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, जो कि चेन्नई में स्थित है, वहाँ से 18 नवंबर 2022 को लॉन्च किया गया था। ये याद रखने वाली बात है कि भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट लॉन्च है, पहला प्राइवेट कंपनी द्वारा बना रॉकेट जिसे सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया, वो है प्रारंभ। इसी के साथ पिक्सल है, वो पहली भारतीय कंपनी बन गई है जिसने अपना उपग्रह लॉन्च किया है। एक निजी कंपनी जिसने अपना उपग्रह लॉन्च किया है, ये भारत की पहली कंपनी बनी है पिक्सल। पिक्सल की स्थापना कब हुई थी? 2019 में। सबसे पहले उपग्रह क्या चीज़ है? उपग्रह क्या होते हैं कि ये कोई ग्रह है, इसके ग्रह के गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर अगर कोई दूसरा पिंड इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है तो वो उपग्रह कहलाता है, इस ग्रह का उपग्रह कहलाता है। शर्त ये है कि ये चक्कर इसके ग्रह के गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर लगाए, तभी ये उपग्रह कहलाएगा। उपग्रह दो प्रकार के होते हैं बेसिकली, एक होता है प्राकृतिक उपग्रह, एक होता है कृत्रिम उपग्रह। प्राकृतिक उपग्रह वह होता है जिसे प्रकृति ने बनाया है, जिसमें मानव का कोई हस्तक्षेप ना हो, जैसे कि पृथ्वी का जो उपग्रह है वो चंद्रमा है। और जो कृत्रिम उपग्रह होते हैं उन्हें मनुष्य अपने किसी न किसी लक्ष्य के साथ बनाता है। जैसे जो उपग्रह हम आज बना कर भेज रहे हैं, उन उपग्रहों का एक लक्ष्य है कि उनको अंतरिक्ष में जाकर शोध करना है। उसके बाद हम बात करेंगे कृत्रिम उपग्रहों की। तो कृत्रिम उपग्रह कई प्रकार के होते हैं, जिनमें सबसे पहला है दूर संचार उपग्रह, यानी वे सैटेलाइट जिनके द्वारा हम दूर संचार करते हैं। मोबाइल फोन, रेडियो, जो दूरदर्शन, ये सब जो हो पाता है वो दूर संचार उपग्रह के कारण हो पाता है। और इनके एग्जाम्पल हैं जैसे इनसैट, जीसैट, CMS। ये जो सीरीज के जो उपग्रह हैं वो दूर संचार सैटेलाइट हैं। अगर कहीं पर इनसैट लिखा आ जाता है, इनसैट 1B, इनसैट 1A, तो वो जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है उनसे संबंधित है। अगर जीसैट सीरीज आती है तो वो भी कम्युनिकेशन सैटेलाइट से रिलेटेड है, और अगर CMS सीरीज आती है तो वो भी दूर संचार उपग्रह से रिलेटेड है। उसके बाद आते हैं मौसमी उपग्रह, जो मौसम की जानकारियां देते हैं, वो मौसमी उपग्रह होते हैं। इन सैटेलाइटों को इस लक्ष्य से अंतरिक्ष में भेजा जाता है कि इनसे होने जो मौसमी घटनाएं हैं उनकी जानकारी इन सैटेलाइटों के द्वारा ली जाती है। तो इनमें आता है कल्पना सीरीज के जितने भी सैटेलाइट हैं वो सब मौसमी सैटेलाइट हैं। इन सेट के 3D, 4D, 3DS, ये जो सैटेलाइट है वो मौसमी सैटेलाइट हैं। अब यहाँ पर ये ध्यान रखने वाली बात है कि जो इनसेट 1A, इनसेट 1B है वो तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट से रिलेटेड है, जबकि इनसेट 3D, 4D, 3DS हैं वो
मौसमी सैटेलाइट से रिलेटेड है, तो इनमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो इनको आपको अच्छे से देखना है। उसके बाद आता है सुदूर संवेदन उपग्रह, इन्हें रिमोट सेंसिंग उपग्रह भी कहते हैं। जैसे ये हमारी अर्थ है, तो ये उपग्रह होते हैं, तो ये क्या करेंगे, हमारी अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाएंगे और एक इमेज प्रोवाइड करवाएंगे, मैप प्रोवाइड करवाएंगे। जैसे हम मैप पर जाकर हमारे आसपास कहीं कहीं की भी लोकेशन हम ढूंढ सकते हैं, उस लोकेशन को हम मैप के थ्रू देख सकते हैं, कहाँ पर कौन सी चीज़ है, कहाँ पर कौन सी चीज़ है, वो चीज़ हम देख पाते हैं। तो वो इसी के रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट की वजह से देख पाते हैं। जो IRS श्रेणी के जो सैटेलाइट हैं वो सुदूर संवेदन सैटेलाइट हैं, और कार्टोसैट सीरीज़ के, ओशियन सेट सीरीज़, RI सेट सीरीज़, हाइसिस सीरीज़, EOS सीरीज़, ये सभी क्या हैं, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट से संबंधित हैं। उसके बाद आते हैं नेविगेशन उपग्रह। इनमें क्या होता है, ये जो सैटेलाइट हैं वो रास्ता बताने के काम आते हैं। नेविगेशन का मतलब ये होता है रास्ते का निर्माण करना, रास्ता ढूंढना। तो जो GPS है वो अमेरिका का सैटेलाइट है, लेकिन जो GPS है वो एक वर्ल्ड ग्लोबल लेवल पर काम करता है। तो GPS क्या एक नेविगेशन सैटेलाइट है। हम अपने फ़ोन में GPS के थ्रू कोई भी जगह है उसको सर्च करके उसका हमारे पास रास्ता आ जाता है मैप पर, तो वो इन सैटेलाइटों की वजह से ही आता है। और ये हो गया अमेरिका का वैश्विक स्तर पर, और हमारे भारत का भी है जो अभी निर्माणाधीन है, जिसका काम चल रहा है, जिस पर रिसर्च चल रही है। इसके पूर्ण होने के बाद हम GPS का उपयोग छोड़ देंगे और अपने भारत का जो स्वदेशी नेविगेशन उपग्रह है उसका हम उपयोग करेंगे। तो इसका नाम है इरनस और नाविक। ये भारत के सैटेलाइट हैं, और अब नाविक सैटेलाइट को और विस्तृत रूप से तैयार किया जा रहा है, और इसको NVS नाम से तैयार किया जा रहा है। और ये क्षेत्रीय उपग्रह हैं, ये वैश्विक स्तर पर काम नहीं करते, ये सिर्फ भारत के क्षेत्र को कवर करेंगे, और भारत के क्षेत्र से दूर 1500 किलोमीटर का जो क्षेत्र आता है उसको कवर करेंगे। उसके बाद आता है अंतरिक्ष उपग्रह, यानी कि वे उपग्रह जो पृथ्वी का चक्कर तो लगाते हैं, पर पृथ्वी का चक्कर लगाने के साथ साथ अंतरिक्ष में जितनी भी घटनाएं घटती हैं उन सब की जानकारी इकट्ठा करते हैं और वो डाटा हमें प्रोवाइड करवाते हैं, वो कहलाते हैं अंतरिक्षीय उपग्रह। जैसे हमारे पास 2 उपग्रह हैं, एस्ट्रोसैट और एक्सपोसैट। ये अंतरिक्षीय उपग्रह हैं जो हमें अंतरिक्ष की जानकारी उपलब्ध करवाते हैं। इसके बाद जो इनसैट प्रणाली के जो उपग्रह हैं उनकी स्थापना 1973 में होती है, और पहला जो इनसेट प्रणाली का सैटेलाइट है वो है 1B सैटेलाइट। और इनसेट का फुल फॉर्म क्या है, इनसेट की फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम, ये इसकी फुल फॉर्म है, पूछी जा सकती है। और जो इनसेट 3DS है वो इनसेट सीरीज का लेटेस्ट सैटेलाइट है, जिसे अभी लॉन्च किया गया है 2024 में, और ये एक मौसमी उपग्रह है। अब हम बात करते हैं सुदूर संवेदी उपग्रहों में कौन कौन से उपकरण लगते हैं। तो सुदूर संवेदी उपग्रह कौन से होते हैं, जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है जिनका काम पृथ्वी की इमेजेस लेना है। उसके अंदर एक तो कैमरा लगा होता है, पैंक्रोमेटिक कैमरा। उसके बाद उनमें सिंथेटिक एपर्चर रडार लगा होता है लिडार या लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग, इसका फुल फॉर्म है। जो रडार होती है उससे तो रेडियो तरंगें निकलती है, लेकिन जो लिडार होती है उससे लेजर लाइट या प्रकाश तरंगें निकलती है। जो हमारे अंतरिक्षीय उपग्रह हैं वो 2 हैं, एस्ट्रोसैट और एक्सपोसैट। जो एस्ट्रोसैट है उसे 2015 में भेजा गया था, ये 1515 किलो का है और इसकी 650 किलोमीटर की कक्षा है। और जो एक्सपोसैट है उसे 1 जनवरी 2024 को भेजा गया, और ये इसकी 638 किलोमीटर की इसकी कक्षा है, और इसे लो अर्थ ऑर्बिट में भेजा गया है। और एस्ट्रोसैट को भी लो अर्थ ऑर्बिट में भेजा गया है। भारत के लगभग सभी जो सैटेलाइट हैं वो लो अर्थ ऑर्बिट में ही भेजे जाते हैं। एक्सपोसैट है, उसका काम क्या है। एक्सपोसैट जो अंतरिक्षीय उपग्रह है उसको जो 50 सबसे चमकीले पिंड है, जैसे पल्सर, ब्लैक होल, न्यूट्रॉन तारे, सुपरनोवा, उन सब का अध्ययन करने के लिए एक्सपोसैट को अंतरिक्ष में भेजा गया है। और जो ये यहाँ पर जो चमकीले पिंड है, पल्सर, ब्लैक होल, न्यूट्रॉन सितारे, सुपरनोवा, इन सब के बारे में हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, जो कि इसी चैनल की प्लेलिस्ट में है, तो आप उनको देखकर इन सबको आसानी से समझ सकते हैं। विद इमेज अच्छे से समझाया गया है। उसके बाद ऑर्बिट क्या है, कक्षा क्या है। पृथ्वी की सतह से वह दूरी जहां सैटेलाइट भेजे जाते हैं और वहां पृथ्वी के चारों ओर घूमकर पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं, वो क्या है, ऑर्बिट या कक्षा कहलाती है। यानी कि
ये पृथ्वी है और इसके पृथ्वी के चारों ओर की वह दूरी, सतह से वह दूरी जहां पर सैटेलाइट को भेजा जाता है और ये सैटेलाइट इसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, वो कहलाती है कक्षा। उसके बाद हम मोटा मोटा देखते हैं प्रेक्षण यान को। वह यान जो उपग्रहों को अपनी नियत कक्षाओं में पहुंचाते हैं, यानी कि लॉन्चिंग व्हीकल। अब हम बात करेंगे कक्षाओं की। कक्षाओं का हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आती है LEO, लो अर्थ ऑर्बिट, यानी पृथ्वी की सतह से 200 किलोमीटर से लेकर 2000 किलोमीटर के बीच की जो दूरी की कक्षा है, वो लो अर्थ ऑर्बिट कक्षा कहलाती है। और लो अर्थ ऑर्बिट क्या होती है? ये ध्रुव से ध्रुवों की तरफ चक्कर लगाती है, यानी कि ये भूमध्य रेखा की तरफ चक्कर नहीं लगाती, ये ऐसे चक्कर लगाती है। आप इमेज में देख रहे होंगे, ये पोल से पोल चक्कर लगाती है और इस कारण इसको ध्रुवीय कक्षा भी बोलते हैं। और जो पोलर ऑर्बिट में सुदूर संवेदन उपग्रह एवं अंतरिक्षीय उपग्रह भेजे जाते हैं, ये जो ध्रुवीय कक्षा है इसमें भेजे जाते हैं। जो रिमोट सेंसिंग के सैटेलाइट हैं और जो अंतरिक्ष के सैटेलाइट हैं, वो इसी कक्षा में भेजे जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि ये जो सैटेलाइट हैं, उनको इस तरह से कक्षा में स्थापित किया जाता है कि 24 घंटे इन सैटेलाइट पर क्या रहे? सूर्य का प्रकाश रहे, जिसके कारण ये क्या करे? अपना काम अच्छे से कर पाए और जो अर्थ है उसकी इमेजेस अच्छे से ले पाए। तो इसलिए इसको इस तरह सेटल किया जाता है और इसी कारण इसको क्या बोला जाता है? सन सिंक्रोनाइज सैटेलाइट या सूर्य तुल्यकालिक कक्षा भी बोला जाता है। अब हम बात करेंगे GEO यानी जियो अर्थ ऑर्बिट की। इसे भूस्थितिक कक्षा या भूतुल्यकालिक कक्षा भी बोला जाता है। ये क्या होती है? ये पृथ्वी की सतह से 3600 किलोमीटर या उससे ऊपर की जो दूरी की कक्षा होती है, उसको हम बोलते हैं जियो अर्थ ऑर्बिट। और जो लो अर्थ ऑर्बिट थी, वो क्या थी? पोलर से पोलर चक्कर लगाती है। लेकिन जो जियो अर्थ ऑर्बिट है, ये क्या करती है? इसको भूमध्य रेखा पर छोड़ दिया जाता है और भूमध्य रेखा के साथ साथ ये पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाती है। ठीक है, इसको इक्वेटर पर स्थापित कर दिया जाता है। और जो दूर संचार और जो मौसमी सैटेलाइट हैं, वो और जो नेविगेशन सैटेलाइट हैं, वो क्या है? जियो अर्थ ऑर्बिट में भेजे जाते हैं। और पीछे जो लो अर्थ ऑर्बिट थी, उसमें कौन से सैटेलाइट भेजे जाते हैं? एक तो भेजे जाते हैं रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट और दूसरे भेजे जाते हैं अंतरिक्षीय सैटेलाइट, अंतरिक्षीय उपग्रह। और इसमें क्या भेजा जाता है? इसमें भेजा जाता है कम्युनिकेशन सैटेलाइट, मौसमी सैटेलाइट और नेविगेशन सैटेलाइट। ठीक है, ये पृथ्वी के विशेष भाग पर फोकस रखकर पृथ्वी के साथ साथ घूमता रहता है, जो जियो अर्थ ऑर्बिट है। जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जो सैटेलाइट है वो और जो पृथ्वी की अक्ष पर, जो अपने अक्ष पर जो घूमने की गति है वो, और जो सैटेलाइट की घूमने की गति है, उन दोनों को इस तरह मैच करवाया जाता है ताकि जो सैटेलाइट है वो घूम रहा है तो उसका फोकस है वो पृथ्वी के एक ही बिंदु पर रहे। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? भूस्थितिक कक्षा भी बोलते हैं या भूतुल्यकालिक कक्षा भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये पृथ्वी के एक विशेष भाग पर फोकस रखता है, जिससे हमें लगता है कि ये स्थिर है, इसीलिए इसको भूस्थितिक बोलते हैं। और ये पृथ्वी के साथ साथ घूमता रहता है उसी एंगल पर। इसमें एक और इंटरेस्टिंग पार्ट है जिसे कहते हैं भूस्थितिक स्थानांतरण कक्षा, यानी जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट। इसमें क्या होता है कि ये एक लो अर्थ ऑर्बिट की एक अंडाकार कक्षा होती है। अगर हमारे पास फ्यूल कम है या समय कम है, तो हम जो सैटेलाइट है, अगर हमें उस सैटेलाइट को जियो अर्थ ऑर्बिट में भेजना है, तो हम इस कक्षा का उपयोग करते हैं। जैसे ये है अर्थ, ठीक है, ये है अर्थ और ये है इसकी भूस्थितिक कक्षा, सॉरी, इस तरह से। ठीक है, ये भूस्थितिक कक्षा है और हमें सैटेलाइट भेजना है यहाँ, ये है 3600 किलोमीटर यानी जियो अर्थ ऑर्बिट। तो अब हम क्या करेंगे? इसको लो अर्थ ऑर्बिट की अंडाकार कक्षा में भेज देंगे, जिसे हम भूस्थितिक स्थानांतरण कक्षा कहते हैं। तो सैटेलाइट इसमें घूमेगा, तो जैसे जैसे पृथ्वी के नजदीक आएगा, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल इस पर काम करेगा और यहाँ पर इसकी गति तेज होगी। तो ये गति तेज होगी और इसके साथ ही यहाँ पर जो सैटेलाइट पृथ्वी के नजदीक आता है, तो उसका जो सैटेलाइट है उसका फ्यूल थोड़ा जला दिया जाता है, जिसके कारण इसकी गति और तेज हो जाती है और ये तेज गति होने के कारण यहाँ से निकलकर यहाँ पर पहुंच जाती है और फिर ये ऐसे चक्कर लगाने लगती है। फिर जैसे ही पृथ्वी के पास आती है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है, गति तेज होती है और फिर इसका फ्यूल जला दिया जाता है और गति तेज होती है और फिर ये यहाँ पर धकेल कर यहाँ पर आ जाती है। फिर जैसे जैसे पृथ्वी के पास जाती है, फिर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण लगता है, फिर फ्यूल को जला दिया जाता है, फिर और उछल कर चली जाती है। तो इस तरह करती 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 ये यहाँ पर जियो अर्थ ऑर्बिट में पहुंच जाती है।
ठीक है। तो ये इसलिए किया जाता था कि अगर हमारे पास समय कम है और फ्यूल कम है तो हम इस कक्षा का यूज़ लेते हैं अगर हमें सैटेलाइट को जियो अर्थ ऑर्बिट में भेजना होता है, जिससे इस तरह की कक्षा का यूज़ करके हमने चंद्रयान 3 को भेजा है, मंगलयान को भेजा है उनकी कक्षाओं में। चंद्रयान 3 को इस तरह करते करते हमने जियो अर्थ ऑर्बिट में पहुंचाया और जियो अर्थ ऑर्बिट में पहुंचाया। उसके बाद धीरे धीरे करके हमने ऐसी स्थिति पर ला दिया जहां पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण है, बल है, वो बहुत ही कम हो गया और फिर हमने फ्यूल को जलाया और फिर सैटेलाइट ने गति पकड़ी और ऐसे करते करते वो चंद्रमा की कक्षाओं में पहुंच गया और वहां से फिर चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण ने उसको आकर्षित किया और ऐसे करके वो चंद्रमा की सतह पर पहुंच गया। उसके बाद बात करेंगे इरनस की। इरनस क्या है कि अभी तक कुल 7 उपग्रह भेजे जा चुके हैं। जो भारत है उसके चारों तरफ ये 7 सैटेलाइट स्थापित किए गए हैं। इरनस के 7 उपग्रह स्थापित किए गए हैं और ऐसी स्थिति में स्थापित किए गए हैं जिससे कि ऐसी कक्षा में स्थापित किए गए हैं जिससे कि पूरे भारत पर इसकी निगाह बनी रहे और ये अपनी सेवाएं दे पाए। तो ये क्या है, क्षेत्रीय सेवा ही है। ये वैश्विक स्तर पर काम नहीं करेगा, ये एक पर्टिकुलर एरिया पर काम करेगा। तो और अभी तक ये एक क्षेत्रीय सेवा है, लेकिन आगे आने वाले समय में हम इसे वैश्विक स्तर सेवा प्रदाता भी बनाएंगे। तो इसको वैश्विक स्तर पर पहुंचाने के लिए जो हमारे साइंटिस्ट है वो लगातार काम कर रहे हैं और इसको ध्यान में रखकर और सैटेलाइट लॉन्च किए जा रहे हैं और जिनको NVS-01 नाम से किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि ये नाविक का नया अवतार है। उसके बाद आता है नेविगेशन सिस्टम अक्रॉस द वर्ल्ड, यानी कि पूरी दुनिया के अंदर नेविगेशन सिस्टम के कौन कौन से सैटेलाइट है वो भेजे गए हैं। तो पहला है अमेरिका का जिसका नाम है नावस्टार और इसका नाम बदलकर GPS रखा गया है, जो कि पूरा विश्व आज इस सिस्टम का यूज कर रहा है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए, मैपिंग के लिए। उसके बाद यूरोपीय संघ का गैलीलियो है, रूस का ग्लोनास है, चीन का बेडू है और जो ये चारों हैं, जो चारों सिस्टम है वो क्या है, वैश्विक स्तर पर सेवाएं प्रदान करते हैं। लेकिन भारत का इरनस और जापान का QZSS ये एक रीजनल सिस्टम है, ये क्षेत्रीय सेवाएं प्रदान करते हैं। बाकी बचा हुआ हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। तभी तक धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बीइंग हियर। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल UPSC विद मी। धन्यवाद।